आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गोल अचीवर्स में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे अपना टॉपिक कैलकुलस का, एंड कैलकुलस में हम अभी तक लिमिट्स कवर कर चुके हैं। कैलकुलस में से हम लिमिट कवर कर चुके हैं और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं आपके जितने भी, उसमें से आपका 2015 का आप चाहे ले लीजिए या 2016 का, 2018 का एटीसी का पेपर जो मैंने देखा है, इनमें हमारा जो क्या रहा है सबसे ज़्यादा कॉमन, आपका कैलकुलस में से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है और वो डिफरेंट टॉपिक से आ रहा है हर बार। तो हम कैलकुलस के जो टॉपिक है लिमिट उसे कवर कर चुके हैं। अब हमारा इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी जितना भी हो सकेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ एओ का पेपर जो हमारा 2016 और 2018 का था, तो इसमें भी सेम तरह से आपका कैलकुलस के क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड कैलकुलस के क्वेश्चन में भी इसमें लिमिट्स के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मुझे लगता है शायद एओ में भी इस बार आपका कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब हम मूव करते हैं अपने जो हमारे आज के टॉपिक है, दैट इज द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और गाइज मुझे आपको ये बोलना था, अगर आप में से किसी को भी कोई भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, या लिमिट का जो मैंने आपको टॉपिक कवर करवा दिया है उससे रिलेटेड कोई डाउट है, आपको कहीं क्वेश्चन मिले जो सॉल्व ना हो पाए, तो प्लीज़ मुझे आप जो हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है गोल अचीवर्स, उसमें उन क्वेश्चंस को मुझे भेजिए। वहाँ मैं आपको उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड प्लस जो हमारे 2018 का एटीसी का पेपर हुआ है उसमें आपके लिमिट से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैं आपको टेलीग्राम वाला जो अपना ग्रुप है उसमें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड इसके अलावा एओ में जो सवाल पूछे गए थे वो मैं ऑलरेडी आपको अपने टेलीग्राम जो अपना ग्रुप है डिस्कशन ग्रुप टेलीग्राम चैनल का, उस पर मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। एटीसी का मैं आपको आज प्रोवाइड करा दूंगी। अब हम मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक पे, एंड दैट इज व्हाट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी क्या होता है बताइए आप, कंटिन्यूटी वर्ड से क्या समझते हैं? मतलब मैथमेटिकल टर्म में मत जाइए, सिर्फ आप क्या है कॉन्टिन्यूटी वर्ड, इसका सेंस क्या समझते हैं आप? एक्सक्यूज मी। देखिए, कंटिन्यूटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर आपकी कंटिन्यूअस है तो उसको हम कंटिन्यूटी बोलेंगे। जैसे सपोज ये आपका एक ग्राफ है, ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस ग्राफ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा है। अब अगर ये एक ग्राफ लिया हमने, सेम वही ग्राफ है बस यहाँ बीच में थोड़ा सा गैप है, तो अब इसे हम क्या बोलेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ये कंटिन्यूटी में नहीं काउंट किया जाएगा। अब सिमिलरली जब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की मैथ्स में, तो आप कंटिन्यूटी निकालते हैं या कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है कोई भी चीज़, ये आप किसी पॉइंट पर बताते हैं कि अब आपको इतना लंबा ग्राफ आ रहा है कहीं से चलते चलते, तो आप बताएंगे कि आपका इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, या इतने एरिया में कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूँ एक पॉइंट की, तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं ए। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपका जो ग्राफ है, ये जो फंक्शन है आपका एफ एक्स, इसका जो ग्राफ है, ये जो फंक्शन है एफ एक्स का ग्राफ है ये, तो ये फंक्शन जो है एफ एक्स वो इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हमने देखा कि हमारा ग्राफ कंटिन्यूअस था, तो हमने इसको बोल दिया कि ये कंटिन्यूअस था। सिमिलरली अगर हम इस वाले में बात करें, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस पॉइंट पे, तो हम यहाँ देखेंगे ए पे, तो ये ग्राफ हमारा यहाँ पर, ये यहाँ पे इस जगह पे ये कॉन्टिन्यूअस था, हमारा कंटिन्यूअस नहीं था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है ए पे। ठीक है, अब अगर हम कंप्लीट मैथमेटिकल टर्म में जाते हैं, ये तो मैंने आपको फॉर एग्जांपल के लिए समझा दिया कि हमारा कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस कब होता है, हमें कैसे पता चलता है, हमारे ग्राफ में इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको कोई फंक्शन दे रखा होगा एग्जाम में, अब आप उसका ग्राफ प्लॉट करने थोड़ी बैठेंगे, फिर ग्राफ प्लॉट करके आप उसका कौन सा पॉइंट कहाँ पर है ये सब देखने थोड़ी उसमें बैठेंगे, एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी रहता है। तो डायरेक्टली हमें अगर कोई फंक्शन गिवन है उससे हमें बताना है कि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए बताती हूँ। पता नहीं इस बोर्ड में क्या होता जा रहा है, डिवाइड हैंड करने लगा है। हाँ देखिए, हम किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कब बोलते हैं हम,
मैं लिख देती हूँ ताकि आपको इजी रहे उसको। एक बार आप लिख लेंगे ना डेफिनेशन को तो आपके पास एक रिकॉर्ड की तरह हो जाएगी, और आपको उसको रिकॉल करने में जब आप रिवाइज करेंगे तो इजी हो जाएगा। अदरवाइज जब समझाते हैं तब पूरे बोर्ड का तो विचल प्रचल हो जाता है। देखिए, ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एक्स इक्वल्स टू ए। क्या बताया था मैंने आपको कि हमारा कोई भी फंक्शन है वो हमारा, ये फंक्शन का ग्राफ है हमारा, और ये हमारा एक पॉइंट के लिए डिफाइंड है कि x इक्वल्स टू ए है। सपोज ये पॉइंट, क्योंकि ये एफ एक्स था ना, तो इस x की जगह अगर हम a पुट करते हैं तो इस पॉइंट पर हमें पता लगाना है कि हमारा फंक्शन कैसा है। तो हम इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कब कहेंगे? इस सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू ए इफ हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब वो दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि आपका जो है वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए इज अ डेफिनेट नंबर। मतलब वो डेफिनेट होनी चाहिए आपका जो भी इस चीज़ की वैल्यू आएगी आपकी एफ एक्स की ए पर, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर ये एक डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए आपकी। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अब देखिए, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अगर आपने लिमिट्स में नहीं पढ़ी होती तो आप नहीं समझ पाते यहाँ क्या है, तो इसीलिए लिमिट्स पढ़ाना ज़रूरी था ताकि आप ये समझ पाए। और अब ये बेसिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाना ज़रूरी है ताकि आप इसके ऊपर के टॉपिक्स समझ पाए। एंड अगर अब मैं सीधा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन या ये सब पढ़ाना शुरू कर देती और अगर आपको ये बेसिक्स नहीं आते हैं तो आपको वो कभी भी नहीं समझ में आते। या एक बार को ये हो सकता था मैं आपको क्लास में 4 क्वेश्चन करा देती, वो आपको समझ में आ जाते और एग्जाम में जाके एक भी सॉल्व नहीं होता। अब आप बेसिक से क्लियर करेंगे ना तो आपका 2.5-3 महीने का टाइम है, आराम से सब कवर हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम पढ़े कि हम जितना पढ़े एटलीस्ट उतना एग्जाम में करके आ पाए। ऐसा ना हो कि हम पढ़ के चले जाए सिर्फ वो आपका टफ टॉपिक जितने भी हैं डिफरेंशियल इक्वेशन या सीरीज वगैरह, और एग्जाम में जाके कुछ समझ नहीं आए कि कहाँ से क्या शुरू करना है क्या खत्म करना है। ठीक है, एक ही आपको समझ में आ गया कि आपका डेफिनेट नंबर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? द लिमिट। अब देखिए यहाँ पे तो सीधा सीधा आपकी कंटिन्यूटी डिफाइन ही लिमिट से होती है। द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए exists and is equal to the value of fx at x equals to a। अच्छा, अब आप इसे बताइए क्या समझ में आया इसमें आपको। देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो आपकी लिमिट है, ये जो आपकी लिमिट निकलेगी यहाँ पर, ये आपकी फॉर द फंक्शन एफ एक्स जब वो एक्स टेंड्स टू ए कर रहा है तो वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और वो भी एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, और साथ में जो आपकी लिमिट की वैल्यू आई है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। एक्स इक्वल्स टू ए जितना आएगा आपकी एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी व्हेन एक्स इक्वल्स टू ए, वो आपकी इक्वल होनी चाहिए लिमिट से। क्या हो गया आपका पहला पॉइंट? आपकी लिमिट एग्जिस्ट, पहले सबसे पहला पॉइंट कि आपका डेफिनेट होना चाहिए। क्या हो रहा है इसमें? ये आपका डेफिनेट होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट जो आपकी लिमिट है वो इक्वल होनी चाहिए फंक्शन की एट एक्स इक्वल्स टू ए पे। ठीक है, और हमारी लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती थी? मैंने आपको लोगों को बताया था लिमिट हमारी कब एग्जिस्ट करती थी, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती थी किसके? राइट हैंड लिमिट के। ये आपका फॉर्मूला किस चीज़ का था? ये पता लगाने का कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो इस सेकंड वाले इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक मिनट, आप ये जो सेकंड इक्वेशन हमने अभी बताई, मैंने अभी आपको समझाई, इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए। ठीक है,
इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा कब, जब आपका एफ ए प्लस 0, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई राइट हैंड लिमिट, इक्वल्स टू किसके होगा आपका एफ ए माइनस 0 इक्वल्स टू एफ ए, ये प्लस 0, ये क्या डिनोट कर रहा है आपकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या आपका मतलब ए प्लस, जब वो सिर्फ पॉइंट का फर्क पड़ता है लेकिन पॉजिटिव में जाता है, उससे जो आपकी आपकी जो नंबर लाइन होती है, ये जो सेंट्रल वैल्यू होती है, इससे जब बस थोड़ा सा ज़्यादा हो, जस्ट ज़्यादा हुआ हो, तो आप उसको ए प्लस लिख सकते होते हैं। ए प्लस 0 लिख दो, क्योंकि ऑलमोस्ट वो 0 ही ऐड हो रहा होता है, 0.0001 करके आपका कुछ रहता है वो। या फिर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पर जब आप ए में से माइनस करते हो कुछ 0.999 करके कुछ माइनस करते हो, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी तब आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। और जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी आपको देखना है कि f इक्वल्स टू ए है या नहीं है। अगर ये f इक्वल्स टू ए हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर गई यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैंने आपको सिखा दिया था कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये हम कैसे निकालते हैं और कैसे नहीं निकालते हैं। इसको मुझे दोबारा आपको करवाने की या सॉल्व करवाने का मुझे लगता है कि नीड नहीं है, यह आपको बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा समझ। अब अगर आप लोग चाहें तो इसका कोई क्वेश्चन आप लोग खुद, जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराए हैं ना लिमिट्स के, आप वही लगाकर देख सकते हैं, उनसे आपको पता चल जाएगा कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उन क्वेश्चंस के लिए या नहीं एग्जिस्ट कर रही है, और आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है, कि वो कॉन्टिन्यूअस है हमारा फंक्शन या नहीं है कॉन्टिन्यूअस। बाकी मैं भी आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगी तब मैं आपको ये सब समझाऊंगी कि आपकी लिमिट का हम कैसे क्वेश्चन आते हैं किस तरह के, और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है। लेकिन उससे जाने से पहले हम देख लेते हैं अपना डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएबिलिटी का थोड़ा सा पोर्शन। ये हमारी डिफरेंशिएबिलिटी को हम कैसे निकालते हैं, ये हमारा डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। आपको कंटिन्यूटी समझ में आ गई, कब हमारी कोई भी चीज़ कंटिन्यूअस होगी। एक शॉर्टकट में मैं आपको शॉर्ट नोट दे देती हूँ। मैथमेटिकल फॉर्म में हमारा कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब हमारा पहला चीज़ डेफिनेट होना चाहिए नंबर हमारा, मतलब जो आपकी फंक्शन की वैल्यू आएगी एफ एक्स की वैल्यू वो डेफिनेट होनी चाहिए आपकी कब, एक्स इक्वल्स टू ए पे, ठीक है, ये आपकी डेफिनेट होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, दैट मीन्स एफ ए प्लस 0 इक्वल्स टू एफ ए माइनस 0 होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो हमारी लिमिट है वो हमारी एफ ए के इक्वल होनी चाहिए। इन दोनों की हेल्प से हमारा क्या इक्वेशन बनता है फाइनल, एफ ए प्लस 0 इक्वल्स टू एफ ए माइनस 0 इक्वल्स टू एफ ए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपकी लिमिट कॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन करने के लिए आपको बस इन दो का ही यूज़ करना पड़ता है, और वो कैसे यूज़ करते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगी जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। तो ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन साथ में कराना यूजफुल है, अदरवाइज तो वो सेम क्वेश्चन को दो बार रिपीट कराना पड़ जाएगा। अभी बात करते हैं हम किसकी, अपने डेरिवेटिव की या डिफरेंशिएबिलिटी की। अब डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है वो देखते हैं। मैं पहले हेडिंग डाल देती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसको डिनोट कैसे करते हैं। आई एम श्योर कि आप में से सबको पता ही होगा कि डिनोट कैसे करते हैं कोई भी हम, ये डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ ताकि मेरे और आपके नोटेशंस जो है यूज जो हम करते हैं वो सेम हो जाए, ठीक है। हम मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज अ फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन, ये डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए ना उसकी, अदरवाइज तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। एफ एक्स इज अ रियल वैल्यू फंक्शन एंड ए इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन, ठीक है, उसका एक डोमेन जो है उसमें ए एक पॉइंट है कोई भी। अब इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, हमारा डी ये फंक्शन है एफ एक्स अपॉन में डी एक्स। अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एट एनी पॉइंट x अगर हम कर रहे हैं तो हम फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है।
हो गया। अब अगर जब ये लिमिट हमारा एक पर्टिकुलर एट पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल्स टू ए पर अगर आपका जो डेरिवेटिव हमें निकालना है x इक्वल्स टू ए पे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डी एफ एक्स बाय एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं, डी एफ बाय एक्स यहाँ पर ए। ओके, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, डी एफ बाय डी एक्स ब्रैकेट में और यहाँ पर ए। और आप कैसे लिख सकते हैं, सिंपल ये वाला जो फॉर्म था f और x की जगह a। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि हम नॉर्मल तो लिखते हैं ऐसे, ये तो आपको पता होगा, लेकिन अगर हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट x पर निकालना है तो हम इस तरह से लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको डायरेक्टली ऐसे दिया हुआ होता है, ऐसे दे देंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपॉन डी एक्स एट 2। इस पे बताइए कि ये डेरिवेटिव है या नहीं है। ठीक है, तो अब आपको इस 2 से अब आपको क्या समझ में आ गया कि हमें निकालना है कि ये हमारा डिफरेंशिएबल है 2 पर या नहीं है हमारा डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दे देंगे सीधा। अगर आपको इसका मतलब पता है इस साइन का तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं मतलब पता है तो आप नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये आपकी हो गई नोटेशन। अब देखिए आप डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं और डेरिवेटिव क्या होता है। जैसे कि हम सब आप लोग जानते होंगे कि हमारा जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं और ये हमारा एक ग्राफ होता है, बहुत कन्वेंशनल ग्राफ है, तो डेरिवेटिव में क्या निकालते हैं, बेसिकली स्लोप निकाल रहे होते हैं। और डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है कि आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से डिफ्रेंशिएट करते हैं, आपका इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपका कितना गैप है। अब सपोज ये आपका ये जो ग्राफ था, ये कोई बहुत बड़े ग्राफ का एक छोटा सा पोर्शन सपोज मैंने यहाँ पर ये ले लिया है। मान लीजिए आपका ग्राफ ये था, ठीक है, ये आपका ग्राफ था इस तरह से, बहुत कॉम्प्लेक्स सा ग्राफ था, इसमें से मैंने आपका सिर्फ इतना पोर्शन उठा लिया है, छोटा सा पोर्शन। इस पोर्शन को मैंने यहाँ बड़े फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम लेते हैं, हमने यहाँ पर लिया, इस पॉइंट को हमने मान लीजिए लिख दिया एफ ए। ये हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट है, फंक्शन जहाँ पर हमारा एग्जिस्ट करता है ए पर, वो ये पॉइंट हो गया। अब डिफ्रेंशिएट हमें इससे करना है कि अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो हमारे फंक्शन में क्या चेंज होता है। तो ये जो ट्रांजिशन होता है, ये जो स्लोप आता है ना, इसे हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव या फिर डिफ्रेंशिएबिलिटी। ठीक है, सिंस हम डिफ्रेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हैं तो हमें डिफ्रेंशिएबिलिटी लिख देती हूँ। तो अब आपको ये निकालने के लिए आप कैसे निकाल सकते हैं, आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए और आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका ये पॉइंट निकल ही आएगा। तो हमें पता है ये हमारा एक पर्टिकुलर फंक्शन एफ ए पर था हमारा, और ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पर था और ये पॉइंट यहाँ पर है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। सपोज हमने बोल दिया कि ये एच है, असल में एच बिल्कुल नेग्लिजिबल टू 0 है, इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बट सिंस जस्ट ज़्यादा है, जस्ट हल्का सा, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या हो जाएगा, ये आपका एफ ए, क्योंकि यहाँ तक तो आपको कवर कर ही लिया ए के बाद इतना और कवर करा एच, तो ये कितना हो गया ए प्लस एच। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि अब आपको इसका बताना है डेरिवेटिव ऑफ ए, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए, अगर आपको निकालना है, या फिर एफ डैश ए। ठीक है, तो इसे आप कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे लिमिट। लिमिट कब हमें लगानी होगी, जब हमारी h की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है, नेग्लिजिबल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमें, तब हमारा ये वाला फंक्शन पता चलेगा हमें। या फिर हमारा जो यहाँ से यहाँ तक के बीच में डिफरेंस आया, यहाँ से यहाँ तक के बीच का ये जो डिफरेंस आया, ये हमें सेम है हमारा ऑलमोस्ट, लेकिन हल्का सा जो डिफरेंस है वो कैसे पता चलेगा, जब हम h को बिल्कुल टेंड्स टू 0 कर देंगे, कि वो 0 है नहीं मगर वो 0 की तरफ जा रहा है, टेंड्स टू 0 है। तो पहले ये हम अपना फाइनल पॉइंट लिखते हैं एफ ए प्लस एच, माइनस हम अपना इनिशियल पॉइंट लिखते हैं एफ ए, और डिवाइड बाय हम क्या लिख देते हैं h, क्योंकि हमें h के उसमें निकालना है। ठीक है, तो ये है आपका डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी कहते हैं।
अब आप कंफ्यूज मत होइए बहुत ज़्यादा कि इतना ये कोई देखने में टफ सा लग रहा है, या इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हम इतना बड़ा ग्राफ होगा उसमें से हम कौन सा पोर्शन निकालेंगे, क्या करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में डायरेक्टली आपको एक फंक्शन दे रखा होता है, उसका डेरिवेटिव निकालना होता है, और उसको करने के लिए अब सिंस देखिए एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा कि हम बैठ के एक क्वेश्चन को 15-20 मिनट तक करते रहें। हमें चाहिए सेकंड्स में आंसर या मिनट्स में आंसर, कि 1-2 मिनट में निकल जाए। ये फॉर्मूला वाकई आपको एक लेंथी फॉर्मूला पड़ेगा कि आप पहले ये वैल्यू निकालें, ये वैल्यू निकालें, फिर माइनस करें, फिर डिवाइड करें, फिर उसमें वैल्यू पुट करें, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एल रूल लगाएंगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। क्या मेथड यूज करते हैं वो अभी जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तब मैं उसको सारे मेथड्स को आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो अभी सब पहले आप ये थोड़ा सा ना अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स देख लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और ये शायद एटीसी के एग्जाम में, मैं क्योंकि आज ही पेपर देख रही थी और लिमिट्स के क्वेश्चन ढूंढ रही थी मैं उसमें, तो मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन देखा था कि वो gx = hx ऐसे करके क्वेश्चन दे रखा था। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो इस टॉपिक का था या क्या था, वैसे जो भी होगा वो मैं आपको करवा दूंगी। तो हम अभी देख लेते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। कंटिन्यूटी हमने समझ लिया क्या होता है, अब हमने डेरिवेटिव समझ लिया क्या होता है। अब हम चल रहे हैं डेरिवेटिव के अलजेब्रा के ऊपर। इसका अलजेब्रा कुछ टफ नहीं है, सेम वैसा ही है जैसा हमने पढ़ा था लिमिट्स का। सिर्फ उसमें क्या होता था अभी मैं आपको बताती हूँ क्या डिफरेंस है इन दोनों में। अभी आप खुद ही समझ जाएंगे क्या डिफरेंस है अगर आपको वो फॉर्मूलाज याद होंगे तो। चेंज कर लेती हूँ मैं। देखिए उसमें क्या था आपका, ये fx और gx ऐसे ही था, सिर्फ बाहर क्या था लिमिट का साइन था। लिमिट x टेंड्स टू 0 था आपका, या जो भी लिखा हुआ था। मैंने क्या बताया था कि ये आपका नॉर्मल, अगर आप ये x और यहाँ पर y + z लिख दें तो ये अंदर क्या हो जाएगा xy + xz बन जाता है। उसी तरह से देख लीजिए, ये एक बार अंदर आके इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दिया, बीच में प्लस इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको दो अलग फंक्शन दे रखे हैं आप इन दोनों को ऐड कर दें और फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करें, वो तरीका गलत है। इन दोनों को अलग अलग पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर ऐड करिए, फिर आपका आंसर निकलेगा। सिमिलरली अगर इनके बीच में निगेटिव साइन दे रखा होता है या इन दोनों फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो भी हम क्या करते हैं कि हम दोनों फंक्शंस को पहले अलग अलग इनका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अलग अलग इनके डेरिवेटिव्स निकालते हैं, और उसके बाद हम इसको माइनस कर देते हैं। अब अगर आपका प्रोडक्ट दे रखा हो, देखिए अब यहाँ पे कहानी बदल जाती है। आई होप आप लोग को वैसे सब पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं फॉर अ पॉइंट के आपको मैं बस बता देती हूँ कि पता होना चाहिए। d/dx अगर ये आपका प्रोडक्ट की फॉर्म में है, दोनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो लिमिट में हम क्या करते थे, हम लिमिट एक का निकाल लिया इनटू लिमिट दूसरे का निकाल लिया और फिर आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे। डेरिवेटिव निकालने में ये नहीं होता है। ओके, डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं तब हमारा एक अलग मेथड यूज होता है, प्लस माइनस सेम लिमिट वाले तरीके से है, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन में है तब हमारा एक अलग तरीका यूज होता है। क्या है वो तरीका, उसमें हम पहला फंक्शन जो होता है इसे एज इट इज लिख देते हैं, और जो हमारा दूसरा फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करके लिख देते हैं, बीच में लगाते हैं प्लस का साइन। अब इसके बाद जो हमारा सेकेंड फंक्शन था अब इसको एज इट इज लिख देते हैं, और जो आपका फर्स्ट फंक्शन था अब इसका डेरिवेटिव लिख देते हैं, ठीक है। और इसे आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। हमने आज तक जो पढ़ा है वो इस तरह से पढ़ा है, u × v, तो हम ऐसे लिखते थे u dv/dx या प्लस v du/dx, ठीक है। तो सेम वही चीज है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया है, क्योंकि हम फंक्शंस के टर्म में अभी तक बात कर रहे थे, इसलिए मैंने फंक्शंस के टर्म में ही ये फॉर्मूला लिखा है। सिमिलरली अगर हम डिवाइड में चले जाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बनकर आता है उसे हम इन जनरल लैंग्वेज में आपस में बोलते हैं डिवीजन रूल। क्या होता है वो मैं बता देती हूँ। इसमें देखिए
इसमें बहुत लोगों को बहुत, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, आपका प्लस का साइन है। आप चाहे पहले इसे डिफ्रेंशिएट कर कर लिखिए, चाहे पहले इसे डिफ्रेंशिएट कर कर लिखिए, और चाहे मतलब पहले इसे कांस्टेंट और सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन लिख दीजिए, चाहे पहले आप फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन और सेकंड वाले को एज इट इज लिख दीजिए। सिंस प्लस का साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों को आपस में ऐड करना है। मगर यहाँ क्या होता है, यहाँ बीच में होता है माइनस का साइन। अब माइनस के साइन आने से वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपको माइनस ही करना है, तो बड़े में से छोटा आप घटा दोगे, लेकिन आपका माइनस का साइन कौन सी वैल्यू के साथ है वो डिसाइड करता है कि आपके आंसर में माइनस का साइन आएगा या नहीं आएगा। इसीलिए हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा पहले हम डिफ्रेंशिएशन जो करते हैं वो न्यूमरेटर वाले टर्म का करते हैं या डिनोमिनेटर का करते हैं। तो देखिए इसे ऐसे याद रखिए, पहले जब आप चलेंगे यहाँ से तो सबसे पहले क्या आया, आपका न्यूमरेटर आया, तो हमने न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, और न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन किया है इसका मतलब डिनोमिनेटर को एज इट इज रख दिया। अब माइनस का साइन, अब हम न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन तो कर चुके हैं, तो अब हम किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर का, और न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे, और डिवाइड में हमारा जो डिवाइड में था वही रहेगा, मगर क्या डिफरेंस आ जाएगा कि ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिवीजन रूल। ठीक है, ये आपके 4 आपके मेन अलजेब्रा के मेथड्स थे जो आपका डेरिवेटिव निकालने के लिए यूज होते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे और आपको पहले से पता भी होंगे, लेकिन एक रिवीजन हो गया होगा। अब इसके बाद अगर हम चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, फॉर्मूलाज। और फॉर्मूलाज ये किसके हैं, आपके डिफरेंशिएशन के, जो आपने अभी तक नॉर्मल पढ़े हैं, या जिनको हम डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, फॉर्मूला निकालने के लिए डेरिवेटिव। जैसे हमने लिमिट्स में कुछ हमारे फॉर्मूलाज पढ़े थे, सिमिलरली डिफरेंशिएशन में भी होते हैं। अब जैसे आपने हमेशा पढ़ा, हमें देखते हैं कि हमने साइन एक्स का कॉस एक्स लिख दिया सीधा डिफरेंशिएशन, तो ये कैसे आया, ये मतलब क्या हम डायरेक्टली क्यों रट लें, ये आया कहाँ से है। तो देखिए इसको लाने का तरीका तो वही है आपका कि एफ ए प्लस एच माइनस एफ एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। इस तरह से जब आप साइन का ग्राफ बनाएंगे, ये साइन का जो ग्राफ बनता है अपना, इस ग्राफ को बनाएंगे, उसको जब सॉल्व करेंगे तो आप उसको सॉल्व करने के बाद आपका फाइनली ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अब सिंस जैसे हमने लिमिट्स में क्या बताया था कि अगर आपका डायरेक्टली कहीं कोई टर्म बन गया है तो आपको क्या जरूरत है उसको आगे खींचने की, डायरेक्टली फॉर्मूला है उसका तो आप सीधा आंसर लिख दो। वही चीज हम डिफरेंशिएशन में करते हैं कि जब हमें पता है कि ये डायरेक्टली फॉर्मूला बन रहा है, इसका डिफरेंशिएशन ये आता है, तो क्या जरूरत है इस पूरी कहानी को हर जगह रिपीट करने की, सीधा लिख दो, टाइम बचाना है ना एग्जाम में। तो इसका कोई मार्क्स थोड़ी ना मिलना है कि आपने, आपका एमसीक्यू पेपर है ना, इसका मार्क्स थोड़ी मिलना है कि आपको आपने कितना उसमें कैसे निकाला है, साइन एक्स क्या डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है क्या होता है। तो देखिए एक दो मैं आपको बता देती हूँ जो हमारे अभी यूज होने वाले हैं अभी आने वाले क्वेश्चंस में। एक तो ये है x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, n x n माइनस 1। ठीक है, एक साइन x का होता है cos x, n cos x का होता है माइनस साइन x। ये मैंने आपको 3 बता दिए हैं। इसके अलावा एक पूरी लिस्ट है, वो मैं लिस्ट आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप है जो अपना उस पर शेयर कर दूंगी। लिखने के लिए यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, कोई यूज नहीं है। जब आपको एक लिस्ट, मतलब कोई फायदा नहीं है ना, आधा पौन घंटा सारे फॉर्मूलाज ही लिखने में चले जाएंगे। इसीलिए वो जो है लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी पूरी टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ से प्लीज़ देख लीजिएगा और इन फॉर्मूलाज को भी रिवाइज कर लीजिएगा। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा डिफरेंशिएशन, पूरा कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, टिग्नोमेट्री इन्हीं फॉर्मूलाज पे डिपेंड है। सॉरी, नॉट टिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इन पे डिपेंड नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के अलग फॉर्मूलाज है। लेकिन आपको फॉर्मूला पता होने चाहिए डिफरेंशिएशन के भी और इंटीग्रेशन के भी, क्योंकि इंटीग्रेशन का भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो वो भी आपको सारे फॉर्मूला पता होने चाहिए। और इसके फॉर्मूला मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। अब हम आगे चलते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस पे। उन क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी की एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ,
फिर आप बाकी के अपने आप कर सकते हैं। ऐसे मतलब एक क्वेश्चन करके थोड़ा हिंट आपको मिल जाएगा, उसके बाद फिर हम देखते हैं हमारे पास टाइम कितना, और फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बाकी क्वेश्चंस करा दूंगी। पर एक दो क्वेश्चंस तो आज कराना ज़रूरी है। देखिए सॉरी, देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है -1x -1 इक्वल्स टू 1, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0 एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल या फिर नॉन कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल या फिर नॉन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल या फिर कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। ये आपके हैं 4 ऑप्शंस, ये है आपका क्वेश्चन। अगर आप में से किसी को जो मैंने अब तक पढ़ाया उसके बेसिस पे कोई सॉल्व कर सकता है, प्लीज गो अहेड, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करके देखिए, वरना भी मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देती हूँ कैसे करना है इसको। देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या कॉन्टिन्यूटी के लिए, क्यों चेक करते हैं हम पहले कंटिन्यूटी के लिए, वो मैं भी आपको बता देती हूँ। नहीं सॉरी, देखिए कंटिन्यूटी के लिए अभी मैं इसलिए चेक कर रही हूँ यहाँ पर क्योंकि हमारा क्वेश्चन उसी तरह से फ्रेम है, और हमारा जब तक कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तब तक हमें डिफरेंशिएबिलिटी का नहीं पता चल पाएगा। बाकी एग्जाम में आपको पहले क्या करना है कैसे करना है वो मैं भी आपको अगले जब हम क्वेश्चंस करवाएंगे उसमें साथ के साथ बताती चलूँगी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए पूरा डिटेल में करवा रही हूँ। देखिए जब आप बात करते हैं मॉड एक्स की तो ये 2 टर्म्स में टूटता है, एक प्लस एक्स एक माइनस एक्स, ठीक है। मॉड का मतलब क्या होता है, आपका प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब आपका प्लस एक्स कब होगा, जब आपकी एक्स की वैल्यू मोर देन इक्वल्स टू 0 होगी, और आपका माइनस एक्स कब होगा, जब आपकी वैल्यू एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी, है ना। बिल्कुल क्लियर होगा ये तो, एक्स की वैल्यू लेस देन 0 मतलब -1 आ गया या -2 आ गया, इक्वल्स टू 0 हो गई तो या तो 0 हो गई, ये भी पॉजिटिव नोटेशन देता है, या फिर 1 2 3 के कुछ भी जा सकता है आपका। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब सॉल्व करती हूँ मैं इसको। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। मॉड एक्स हमें पता चल गया क्या था, एक्स माइनस एक्स और एक्स मोर देन 0 एक्स लेस देन 0। सबसे पहले मैंने कॉन्टिन्यूअस निकालने के लिए आपको क्या बताया था कि आपको निकालनी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फिर हमारा कहाँ हमें निकालना है कि हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। आपके क्वेश्चन में गिवन था, मैंने क्वेश्चन इरेज कर दिया, क्वेश्चन में गिवन है एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो हम f0 पर चेक करेंगे। अगर इन तीनों पे हमारा सेम आ गया, पहले तो इन दोनों पर सेम आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, एक पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएगा, और अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा ये वाला वैल्यू आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ये 0 हो गया तो लेस देन 0 वाले टर्म देखेंगे हम, तो माइनस एक्स है, इसमें हम लेस देन 0 से जस्ट कम जो वैल्यू है, 0 से जस्ट कम की जो भी वैल्यू है वो आपकी ऑलमोस्ट 0 के इक्वल होगी, हम ऑलमोस्ट 0 उसको कंसीडर कर लेते हैं। जब मैंने आपको लिमिट पढ़ाया था ना तब मैं आपको समझा रही थी वहाँ हम कैसे निकालते हैं, तो मैंने बिल्कुल 0.999 वाला लेके टर्म आपको समझाया था। लेकिन असल में क्या होता है कि वो जो आपकी इतनी कम वैल्यू होती है कि वो बिल्कुल नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है उसमें वैल्यू में और 0 के बीच में, तो हम उसको एज अ 0 ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आपने इसको 0 कंसीडर किया तो आपका आंसर क्या आ गया, -0, जिसको आप 0 लिख सकते हो। फिर जब हमने राइट हैंड लिमिट की अब जब हमने बात करी तो हम ये वाला टर्म लेंगे, इसको भी जब आपने देखा तो आप x लिख सकते हो। x को जब आपने मोर देन 0 में यहाँ पर गए आप आगे, तो जस्ट 0 की जो बाद वाली वैल्यू है, जैसे हम देख रहे थे ना, अभी हम देख रहे थे fa+h, तो जस्ट बाद वाला था तो हमने उसको ऑलमोस्ट 0 ही कंसीडर कर लिया था, तो ये 0 आ गया। और जब आपने f0 लेना है जब हमें, तब हम डायरेक्टली इस x में आपका इक्वल्स टू का साइन कहाँ पर है, इस वाले टर्म के साथ है,
तो अब आप यहाँ पर देखेंगे x इक्वल्स टू 0 पुट करा तो आपका 0 आ गया आंसर। अब आप देखिए आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल हो गई और ये तीनों भी आपस में इक्वल हो गए। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि आपका ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस हो गया ये फंक्शन। अब हम चेक करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी फंक्शन गिवन है, जो भी हमारा एफ एक्स गिवन है, हम पहले करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। इसीलिए मैंने आपको वो 3 फॉर्मूलाज बताए थे कि मैं आपको आज जो भी क्वेश्चन करवाऊंगी वो मोर एंड लेस उन्हीं फॉर्मूला के अराउंड रहने वाले हैं। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी गाइस। तो ये जो आपके फॉर्मूलाज हैं वो उन्हीं फॉर्मूलाज के आसपास वाले मैं क्वेश्चन कराऊंगी। वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं। तो देखिए, जब आपने बात करी डिफरेंशिएशन की यहाँ पर, तो मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो भी फंक्शन है पहले उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद उसमें आपकी जो भी वैल्यूज़ है उन्हें पुट करके देख लेंगे। अगर आपका क्या आंसर आता है हमें उससे पता चल जाएगा, अगर हमारी ज़रूरत है वैल्यू पुट करने की। तो जैसे अब आपका क्या था, फंक्शन x था, और हमने जब और इसमें भी आपको क्या करना होता है, जैसे हम यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं ना, ऐसे ही सेम यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकलता है और राइट हैंड डेरिवेटिव निकलता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका कब निकलेगा कि आपकी ये जो भी मीन वैल्यू है, सपोज ये a है, ये आपका a जो आपका x है, जो भी आपका फंक्शन में आपका जो x दे रखा है वो आपका होगा लेस देन a। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट कब निकलेगी, जब आपके फंक्शन का x होगा मोर देन a। ओके, तो अब अगर हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए अगर हमने यूज़ किया तो माइनस एक्स यूज़ किया। इसको हम पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, मैंने क्या बताया था, x की पावर n होता है, एन एक्स एन माइनस 1। यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। x 1 की पावर 1 और माइनस 1, यहाँ पर ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। ये -1 1 0 हो जाएगा, और किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, हमें पता है। तो हमारा ये क्या आ गया, -1 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की जब हमने बात करी तो हम इसे लेंगे, तो यह हमारा x है, इसके जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू का कुछ नहीं निकालना होता है। जैसे हमें कॉन्टिन्यूस निकालने के लिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है वहाँ पर भी निकालना पड़ता है। डेरिवेटिव निकालने के लिए सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं, तो जैसे हमारी जब लिमिट में इक्वल आता था तो लिमिट एग्जिस्ट करती थी, तो इसमें भी जब ये इक्वल होगा तो हम बोलेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम इसको बोल देंगे नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो अब मैंने जो आपको 4 ऑप्शन दिए थे, इसके पहले वाली स्लाइड में बताए थे मैंने 4 ऑप्शन की, डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस, नॉन डिफरेंशिएबल। तो उसमें से आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ये है, ये दोनों आपकी स्टेटमेंट्स आई हैं, इसके हिसाब से आप अपना आंसर बता दीजिए। अब इसमें मैं आपको कुछ 1-2 नॉर्मल चीज़ें बता देती हूँ, ट्रिक्स है काइंड ऑफ, कि आपको ये ट्रिक्स पता होंगी तो थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा आपका एग्जाम में आंसर निकालने के लिए। एक मिनट, मैं आपको ट्रिक्स बता देती हूँ और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ना कल करवा दूंगी। क्वेश्चन ज़रूर करवाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चंस नहीं होंगे ना तो फिर आपका बन नहीं पाएगा, फिर क्वेश्चंस ना एग्जाम्स में नहीं कर पाओगे। मैं एक वर्कशीट प्रोवाइड करा दूंगी वो ठीक है, मगर फिर भी हो नहीं पाएगा। वर्कशीट से सिर्फ वर्कशीट दे देना यूज़फुल नहीं होता है ना, थोड़े कुछ 2-4 क्वेश्चन कराने भी पड़ते हैं, तभी कुछ वो फ़ायदा करते हैं। देखिए, आपका पहला पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये आपको हमेशा याद रखना है, और इसके बेसिस पे आपका बहुत सारा टाइम भी सेव हो जाएगा क्वेश्चन करने में। कैसे सेव होगा मैं बताती हूँ अभी। आपका डिफरेंशिएबिलिटी जो है ना, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी इज पॉसिबल ओनली इफ द फंक्शन
इज कंटिन्यूअस। क्या समझे? हमारा डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबिलिटी सिर्फ कब हो सकती है? अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, एंड वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट और याद रखने वाली चीज है यहाँ पर, ठीक है? ये वाला पॉइंट देखिए क्या है कि आपका डिफरेंशिएबल सिर्फ तभी होगा कि जब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। अब ये आपका एग्जाम में टाइम कैसे सेव करेगा? सपोज आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, या इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हमारा, हम मान लेते हैं कि हमारा वही वाला क्वेश्चन ही है जो हमें निकालना है। उसमें आपको पूछा है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो एक तो कन्वेंशनल मेथड था जो मैंने आपको करके दिखाया। मैंने पहले कंटिन्यूटी चेक करी, कंटिन्यूअस था, फिर हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी। अब सपोज एग्जाम में आप टाइम नहीं है आपके पास इतना कि आप कंटिन्यूटी चेक करें फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, तो इसमें आप क्या करें, सबसे पहले आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लें, ठीक है? अब अगर ये डिफरेंशिएबल हुआ, सपोज आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जो मैंने इसका पहला वाला क्वेश्चन दिया उसमें अगर मैं सिर्फ मान लीजिए x दे देती आपको, और वो उसका डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों 1 1 आ जाते, और ये हम कह देते कि हमारा डिफरेंशिएबल है। ऐसे कंडीशन में जब आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो 100% कॉन्टिन्यूअस भी होता है, ठीक है? दिस इज द फैक्ट। और ये आपका एग्जाम में टाइम बचाएगा, पूरा कंटिन्यूटी निकालने का आपका टाइम बच जाएगा। आपको LHL, आपको RHL और वो पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपको निकालना होता है वो निकालने का टाइम पूरा बच जाएगा। सिर्फ डेरिवेटिव निकालिए, और डेरिवेटिव निकालना कितना सिंपल होता है आपको पता है। कभी sin x दे दिया तो इसका डायरेक्टली cos x हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है? ये आपके फर्स्ट ट्रिक थे, आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड ट्रिक की तरफ। देखिए सेकेंड ट्रिक हमारी क्या है कि अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब अगर हमारा x² + 4x + 3 दिया है, या हमारा x² - √2 दिया है, या हमारा x³ + x² कुछ इस तरह का पॉलिनोमियल दिया है, तो इस तरह का फंक्शन ऑलवेज हमेशा हमेशा आपका कंटिन्यूअस होगा ही होगा 100%, और साथ में डिफरेंशिएबल भी होगा। कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो आपको इसको सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है कि आप इसको सॉल्व करो और फिर उसके बाद आप इसका आंसर निकाल लो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल चेक करने के लिए देखना है, फालतू कर देख लेंगे फिर कभी इसको, फिलहाल अभी छोड़ देते हैं। रीज़न इज सिंपल कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि अभी हम इसको डिस्कस करें। इसका मतलब एग्जाम्पल भी चेक करें, एक फैक्ट है, हमें पता है, हमें बस याद रखना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। इसमें क्या कहा है कि अगर हमारा कोई भी ऐसा फंक्शन है, जैसे हमारा sin x है, या हमारा cos x है, ठीक है, या हमारा e⁻x है, ये फंक्शन अगर हमारे हैं तो ये फंक्शन भी आपके ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है? ये आ गए 2 पॉइंट क्लियर। अब सपोज आपको क्वेश्चन में फंक्शन ना देके ग्राफ दिया है, ये वाला, तो ये आपको पता है साइन का ग्राफ है या होगा या कॉस का ग्राफ होगा, तो आप इसको बता सकते हो कि ये कॉन्टिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है। कैसा है आप इसको बता सकते हो कि ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस या ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ठीक है? अब सपोज आपको एक ग्राफ ये दिया हुआ इस तरह से, ठीक है, तो ऐसा जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ आपका ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल होगा, एट शार्प एजेस, ठीक है? अब अगर वो नॉन डिफरेंशिएबल है तो इससे हमें पता चल गया कि वो नॉन कॉन्टिन्यूअस भी है, क्योंकि अगर हमारा डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस तो 100% होता ही होता है। नहीं सॉरी, ये नहीं पता चला हमें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो ग्राफ आपका कंटिन्यूअस हो सकता है। मैंने बनाई रखा है कंटिन्यूअस, और फालतू में आप लोग कंफ्यूज कर रही हूँ। देखिए ये हमारा कंटिन्यूअस तो है ना, कहीं से टूट नहीं रहा है, हम बिना पेन उठाए इसको ड्रॉ कर सकते हैं। कंटिन्यूअस मतलब कोई भी चीज़ कंटिन्यूटी में चल रही है। आपको अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं उसका, तो आप बिना पेन उठाए उसको ड्रॉ कर पाए एक बार में। ये
ये हम कर रहे हैं, ये पूरा कंटिन्यूअस है क्योंकि मैंने पेन नहीं उठाया। अब सपोज मैंने यहाँ पेन उठा लिया और फिर मैंने यहीं से दोबारा ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब ये जो बीच में गैप आ गया तो अब ये डिसकंटिन्यूअस है। तो ऐसे ये जो ग्राफ होते हैं ना आपके इस तरह के, जिनमें आपकी शार्प एज बन रही है, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह का हो गया, कुछ भी जिसमें आपका शार्प एज बन रहा है ना, तो ये जहाँ पे शार्प एज बन रही है वहां पर आपका नॉन डिफरेंशिएबल होता है फंक्शन, मगर कंटिन्यूअस हो सकता है या नहीं हो सकता है ये आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन 100% नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो ये आपके हो गए 2-3 क्वेश्चंस जो आपको मतलब 2-3 फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं ड्यूरिंग द एग्जाम। कई बार डायरेक्टली आप इनकी हेल्प से अपना आंसर दे सकते हैं, और पहले आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कीजिए। अगर डिफरेंशिएबल है तो 100% कंटिन्यूअस होगा। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है, जैसे हमने जो भी एग्जाम्पल क्वेश्चन देखा, अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तब फिर आप उसी कंटिन्यूटी चेक करिए कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, ये आप लोगों को खुद ट्राई करना है। सॉल्यूशन मैं इसका कल करवाऊंगी ही करवाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ। एक सेकेंड, क्वेश्चन है आपका fx इक्वल्स टू 0, 1 प्लस साइन एक्स, 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। when x is less than 0, x is 0 is equals to pi by 2 and x is more than pi by 2। ठीक है, ये आपका है, और इसमें आपको देन एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2 फंक्शन fx इज, वही 4 ऑप्शन जो आपके पहले थे, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, नॉन कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। ये आपको कल मतलब इसका सोल्यूशन आपको मुझे या तो कमेंट उसमें देना है कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज तो फिर आप टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना उसमें दीजिए। ठीक है, और इसका सोल्यूशन मुझे चाहिए हर हाल में। अगर आप इसके मुझे आंसर देंगे, इसका अगर आप आंसर देंगे, सॉल्व करेंगे, आपको डाउट आएगा, आप पूछेंगे, तभी मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगी, अदरवाइज फिर मैं इसका सोल्यूशन नहीं बताऊंगी अगर आपने डाउट में नहीं पूछा तो। पहली चीज। और दूसरा, आपकी कुछ मैंने बताया था कि लिमिट्स के क्वेश्चन है जो आपके 2018 के पेपर में आए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। 2 क्वेश्चन और हैं, मैं आपको तीनों ही करा देती हूँ, और बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आपके पोस्ट कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में अपना। ठीक है, लिमिट्स, अब अगर आप लोग चाहते हैं मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो देखिए सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी अगर पूरा कैलकुलस खत्म हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि 3 क्वेश्चंस के लिए एक वीडियो बनाने का कोई यूज नहीं है। पूरा कैलकुलस खत्म हो जाने दीजिए, फिर टॉपिक वाइज ही वीडियो के अंदर टॉपिक वाइज डिवाइड करके मैं आपकी एक पूरी वीडियो भी दे दूंगी। अभी फिलहाल हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में, लेकिन अगर आप में से कोई उसमें नहीं है तो उन लोगों के लिए मैं क्वेश्चन कर रही हूँ यहाँ सॉल्व। ठीक है, एक्स साइन 1/x, आपको बताना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और अगर करती है तो लिमिट एग्जिस्ट आपकी कहाँ करती है, वही क्वेश्चन जो हमारा हमेशा होता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हमें पता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमने जब x की वैल्यू पुट करी तो हमारा क्या बना, 0 इंटू साइन 1/0। ठीक है, 0 को इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। ठीक है, साइन इन्फिनिटी आपका क्या होता है, 0, तो 0 इंटू 0, ये आपकी क्या हो गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अच्छा, अब मैं इसको ना जल्दी जल्दी बता सकती हूँ, लेकिन मैं स्लो इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हमारे ग्रुप में नहीं होंगे जुड़े हुए, उन्होंने नहीं देखा होगा, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लिमिट्स वाला टॉपिक नहीं पढ़ा होगा। तो अगर वो भी इन क्वेश्चंस को देखें तो उन्हें भी आइडिया लग जाए थोड़ा बहुत कि हमें कैसे करना होता है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने देख लिया। अब हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। जब हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है तो हम इसमें क्या करते हैं, हम फिर इसमें लगाते हैं हमारा
या तो रैशनलाइजेशन या फैक्टराइजेशन या ट्रिग्नोमेट्री या अलजेब्रा से इसको सॉल्व करते हैं, मतलब इजी करते हैं। अब कुछ नहीं लग रहा है हमारा तो हम एल हॉपिटल रूल डायरेक्टली लगा देते हैं। अब इसमें जब आपने एल हॉपिटल रूल देखिए, अगर आप इसमें एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं क्या, बताइए। मैंने इसमें आप लोगों को बताया था एल हॉपिटल रूल लगाने के लिए हमारे क्या कंडीशंस होनी चाहिए और हम किस इस हिसाब से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बताइए। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने वैसे तो ये टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका सोल्यूशन बता ही दिया था, तो आप लोग को मैं सॉल्व करके दे दूँ या आप लोग खुद ही इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करके देखेंगे कि इसे कैसे करना है। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट कीजिए, ये ना स्क्रीन हैंग कर गई है इसकी, बस 1 मिनट रुकिए, मैं कर रही हूँ ट्राई। ओके, हाँ चल गया। ओके, 1 मिनट, ये मैंने चला चला के चेक किया था ना, बस ये चलना रुक जाए ज़रा 1 मिनट। हाँ रुक गया, थैंक यू। देखिए, हाँ अब हमें इसमें क्या करना है, हमारी इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन गई। अब हम इसमें आगे क्या कर सकते हैं बताइए। यहाँ पे देखिए, एक तरीका तो ये है हमारा कि हम इसमें लिमिट एच, मतलब अगर हम इस लिमिट को चेंज कर दें, हम लिमिट को चेंज हम कर सकते हैं, बताइए। देखिए, लिमिट चेंज करने वाला हम जो तरीका होता है ना कि मैं इस लिमिट को इन्फिनिटी बनाती हूँ तो हमारा फिर फंक्शन में भी हमें कुछ चेंज करना पड़ता है, वो मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया है, तो इसलिए मैं उस पर अभी नहीं जा रही हूँ। और मैंने यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी है एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। वो आपको अभी तक मैं वो पढ़ा रही थी ना, लिमिट डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी, तो वही दिमाग में चल रहा था कि ये हमारा डिफरेंशियबिलिटी दिमाग में चल रही थी। देखिए क्या गलती करी मैंने कि हमारा इंडिटरमिनेंट फॉर्म बना ही नहीं है, तो हम इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। ये क्या आ गया हमारा, 0 × 0 आ गया, तो 0 × 0 क्या होता है आपका, 0 होता है, तो आपका डायरेक्टली आंसर आ गया। इसमें आगे कुछ करने का नीड ही नहीं है, हमारा डायरेक्टली सॉल्व हो गया सिंपल सा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से। आई एम रियली सॉरी गाइस, यहाँ मैं थोड़ा सा वो आपको जो टॉपिक पहला पढ़ा रही थी, मैं अभी थोड़ा उसी जोन में थी और मेरा ना क्या हुआ, सिस्टम हैंग कर गया, तो इसीलिए वो सिस्टम ठीक करने के चक्कर में मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया यहाँ पर। मैं कंफ्यूज हो गई कि ये शायद इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी लिखा हुआ है इस वाली फॉर्म से, सॉरी 0 × ∞, तो आई एम रियली सॉरी। ये 0 × 0 डायरेक्टली 0 हो जाएगा, इसमें फिर आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। दोबारा मैं बता देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा है आपका, एंड आपका क्या लिखा है, x sin 1/x। जब आपने डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन किया, वैल्यू पुट करी, तो ये आपका 0 × sin 1/0 आ गया, 0 × sin इन्फिनिटी आ गया, जो आपका हो गया 0 × 0, और आपका आंसर आ गया 0 फाइनली। ठीक है, आई एम रियली सॉरी गाइज। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 2018 के पेपर का क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको करवाया, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ ये वाला भी आपका 2018 में ही आया है। x² - 4 3x + 6। अब देखिए, आप पॉज करके वीडियो जिनको आता है वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिन्हें नहीं पता है या जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं उनके लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग देखिए। x टेंड्स टू 2 हमें दे रखा है, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हम 2 को यहाँ पुट करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -4 अपॉन में 3, 2 + 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉरी दिस इज नॉट प्लस, यहाँ माइनस का साइन है, ओके, क्वेश्चन में माइनस का साइन है। 2018 का क्वेश्चन है, 2018 के पेपर में आया है, यहाँ पे भी आप माइनस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0/0 बन जाएगा। इसे ये हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैं इसी के साथ कंफ्यूज कर गई थी थोड़ा सा, क्योंकि वो सिस्टम हैंग कर गया इस चक्कर में। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन गई। इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाती है तो इसको सॉल्व करने के मैंने आपको बहुत से तरीके बताए हैं। फैक्टराइजेशन कीजिए, रैशनलाइजेशन कीजिए, अलजेब्रा लगाइए, ट्रिगोनोमेट्री लगाइए, और कुछ ना लगे
या फॉर्मूला लगाइए, और अगर कुछ नहीं लगता है तो फाइनली एल हॉपिटल रूल लगा लीजिए। एल हॉपिटल रूल लगाने के लिए क्या होता है, आपका जो कंडीशन, आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पर हमारी वो कंडीशन है, हाँ जी है, तो अब हम इसमें एल हॉपिटल रूल लगा देते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन मैंने भी आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, उससे हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन निकल ही आएगा 2x, और 4 का कांस्टेंट का हमारा 0 होता है। सिमिलरली जब हमने यहाँ देखा तो यहाँ पर हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, 3। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देखते हैं x की वैल्यू, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2/3, 4/3। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन का, और यही हमारा जो है आ गई हमारी वैल्यू। और ये देखिए, ये हमारी कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, और ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ आपको, ये भी 2018 का ही आया हुआ क्वेश्चन है। एंड इस क्वेश्चन में क्या है ना, आपको ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी सही आंसर मार्क करने के लिए। अगर आपने ऑप्शंस नहीं देखे होंगे तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप में से कोई इस क्वेश्चन को ना पॉज करके पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। थोड़ा सा इसमें है एक ट्रिक, अगर आप में से कोई इसको कर सकता है तो देखते हैं। देखिए, अगर आप सबसे पहले इसमें x की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन में x 0 क्यूब। किसी की पावर 0 आपका 1 होता है, 1 माइनस 1 अपॉन में 0, 0/0 आ गया। ये हमारी क्या बन गई, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, हमें पता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का दे रखा है, फॉर्मूला कोई लग नहीं रहा हमारा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या लगा देंगे, एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल लगाया जब हमने, तो हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाले टर्म का क्या हो गया, e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, और ये हमारा कांस्टेंट हो गया, इसका तो 0 हो गया, कुछ नहीं वैल्यू है उसकी। इसका डिफ्रेंशिएशन जब हमने क्या किया तो हमारा क्या आ गया, 3x² आ गया। अब यहाँ आप x की वैल्यू पुट करके देखिए कि आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू। तो जब आपने x की वैल्यू पुट करी यहाँ पर तो आपका क्या आंसर आ गया, e की पावर 0 अपॉन में 3x²। जब आपने किया e की पावर 0/0, यहाँ पर अगर आप 0 रख देंगे ना, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, 0 का स्क्वायर किया या जो भी करेंगे 0 आ जाएगा। अब देखिए, आपकी कोई भी चीज़ के डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो देखिए, अब आपका आंसर यहाँ पर आ गया इन्फिनिटी। यही आपका ऑप्शंस जो दे रखे हैं उनमें आपका यही आंसर सही है, और आपका यही वैसे भी सही है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज होते हैं और आप इसमें दोबारा एल हॉपिटल रूल लगाते हैं कि भाई ठीक है इन्फिनिटी आ गया, इंडिटरमिनेंट फॉर्म आप इसको अज्यूम करके आगे सॉल्व करने लगते हैं, दोबारा से एल हॉपिटल रूल लगाते हैं, तो देखिए, तो फिर ये e की पावर x और इसको आप करेंगे 6x आ जाएगा। और इस तरह से आप जितनी भी बार इसको सॉल्व करते रहिए, आपका हर बार आंसर इन्फिनिटी ही आएगा, अनटिल और अनलेस आप इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं कि ये e की पावर x/6 आ जाएगा, मतलब एक और बार आपको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो। ठीक है, अब ये e की पावर x/6 आ गया आपका आंसर। लेकिन जब हम ऑप्शंस में चेक कर रहे थे ना, तो इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन था 1/6 या -1/6, तो ये तो कुछ आ नहीं रहा है। तो कभी भी ऐसा हो ना, तो आप कोई गलत वर्ड कि भाई चलो अच्छा ये हो सकता है हमारा 1 आ गया होगा, वो नहीं आता है कभी भी, तो वो आपका आंसर नहीं है। ठीक है, आपका आंसर इस क्वेश्चन का इन्फिनिटी ही है। आप इस इन्फिनिटी को कंफ्यूज मत करिए इस चीज़ के साथ कि कहीं ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म तो नहीं बन रही है, तो ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं होती है, ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बन रही है, आपका आंसर इन्फिनिटी ही है। ये तीनों क्वेश्चन आपके 2018 के एटीसी की जो 3 शिफ्ट थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उन तीनों शिफ्ट में से ये क्वेश्चन आया हुआ था। तीनों क्वेश्चन एक एक शिफ्ट के थे, मैंने वो आपको सॉल्व करवा दिए हैं, बाकी मैं आपको चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगी। और उसके अलावा जो है हमारा 16 और 15 में जो पेपर हुआ था उसमें हमारा लिमिट्स का क्वेश्चन नहीं आया है, उसमें हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन आया है। तो जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस आपको करा दूंगी, कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा, तब मैं आपके वो प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करवा दूंगी। तो गाइज दैट इज फॉर टुडे, दैट्स फॉर टुडे, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा भी कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा है, कुछ भी आपको लगा कि आपको नहीं पता था और आपकी नॉलेज गेन हुई है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और
अगर आपको कोई वीडियो नहीं समझ में आ रही है ना, तो उसको 2-3 बार देख लीजिए आप, जिससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा और आपको कुछ भी डाउट नहीं आएगा, आप सारे क्वेश्चन आराम अपने आप से सॉल्व कर पाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ एंड लाइक द वीडियोज़ इफ़ यू लाइक दैम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। और मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। हैव अ गुड डे।